मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सेलुलर एस्टेट कंपनी चेयरमैन का ऑफिशियल रेजिडेंस रहता है जी। और फिलहाल उसमें श्वेतलाना देवी रहते हैं। जी हाँ। श्वेतलाना देवी को सिल्वर एस्टेट खाली करना पड़ेगा। क्या क्या कचरा जमा करके रखा है, ये कोई काम की चीज लगती है। इसे तो रख लो जेब में। वो मेरे पास आई थी तुम्हारी खातिर और इस तरह मुझसे भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने कि मुझे बहुत शर्म आई तुम पर। शब मेधा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो मैंने उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ये दिनेश शाह उसकी जिंदगी में पहले नहीं था, कहां से आया I don't know। देविका, मैं कहीं ना कहीं से उसका पता जरूर निकाल लूंगा। एकनाथ, कुछ देर रुक सकते हो तो मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं इन पे दस्तखत करके तुम्हें भिजवा दूंगी। मौत तो अब हो ही चुकी है, सिर्फ तुमसे दाह संस्कार की थोड़ी सी मोहलत मांग रही। Come in। सर, ये शंकर आपकी घड़ी देकर गया। ठीक है, जाओ। यस, come in। मुझे प्रमोशन दिया जा रहा है। कौन सा, कैसा प्रमोशन? मुझे जनरल मैनेजर बनाया जा रहा है ना? Yeah, congrats, sir। I'm really very happy for that, लेकिन ये फैसला मेरा नहीं है, मैं ऐसे फैसले लेता भी नहीं हूँ। तुम्ही ने तो रंजना देवी को ये राय दी थी। काश कि मैं दे पाता, लेकिन मेरी उनसे ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसा कोई जिक्र मुझसे किया है। तुम्हें किसने कहा? वो खुद ही मेरे पास ये न्यूज़ लेकर आई थी करण। गुड न्यूज़ का और रक्षंदा, तुम्हें खुश होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ये प्रमोशन हर किस नहीं एक्सेप्ट कर सकती। हेलो, सिक्का डाल दीजिए, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज का कोई बेजुबान आशिक है। अल्फाज नहीं निकलते तो आवाज तो आने दीजिए। मैं रेनू बोल रही हूँ। आपको आजकल बोलना नहीं, रोना चाहिए। आपके पति के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप तो बहुत अकेली पड़ गई होंगी। मैं आ जाऊं घर रुमाल लेकर आपके आंसू पोंछने के लिए? तुम अपना रुमाल अपने पास ही रखो देविका। जब अपने पाप धोने बैठोगी ना तो तुम्हारे काम आएगा। मुझे अपने पाप धोने की जरूरत नहीं, एक गंगा स्नान में सब धुल जाएंगे। लेकिन तुम मुझे सी औरतों के लिए तो पति पुण्य होता है, और पाप तो तुम करती नहीं होगी, है ना? ग्रोवर कहाँ है? क्यों, जेल में खाना भिजवाना है? ग्रोवर को आपने अपना आजकल देवर बना लिया है क्या? I say just shut up देविका। अपनी ये ऊल जलूल बकवास बंद करो। ये बातें तुम्हें ऊल जलूल लग रही हैं? अपने पति को तो वनवास भेज दिया है और घर पे क्या हरम खोलना शुरू कर दिया? तुमसे मतलब? तुम तो बैठकर अपने पाप गिनो देविका। सारी उम्र बीत जाएगी, गिनती खत्म नहीं होगी। ग्रोवर कहाँ है? उसे बुलाओ। पति के हाथ में हथकड़ी लगे 48 घंटे भी नहीं हुए और आप अपने हाथ जगन्नाथ करने लगी। इस शहर की हवा ही खराब है। जिस शहर में स्वेतलाना और देविका जैसी औरतें हों और वो भी इतनी नामचीन हों, तो मुझ जैसे लोगों पर तो उनका असर होगा ही। तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही हूँ देविका। देविका किसी भी पत्नी का नाम नहीं है और आप एक ब्याहता औरत हैं। लेकिन तुम शिकार तो ब्याहता मर्दों का ही करती हो ना। केशव मल्होत्रा, महेन मल्होत्रा। मैं तो एक कुंवारे मर्द को आबाद कर रही हूँ। तुम तो बसे बसाए घर उजाड़ देती हो। और आप अपने बसे बसाए घर का कोठा बना रही हैं। नहीं, मैंने तो सिर्फ दस्तूर कायम रखा हुआ है। पहले स्वेतलाना थी, अब ग्रोवर है, बस। यानी सीना ठोक के अय्याशी की जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों?
तुम्हें मुझसे डर लगने लगा है देविका? डर और आपसे नॉट एट ऑल। तो ग्रोवर को फोन क्यों नहीं दे रही? डरती हो कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगी, जैसे महेन को शीला ने छीन लिया था तुमसे? लीजिए, अपनी गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। ग्रोवर, हेलो रेनू। वो मिस्टर ऋषभ, मैं आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, एक ना दरअसल मैं देखिए, हम लोगों को बात करने के बीच में कभी सोचना नहीं पड़ा है। अब आप ये नया दस्तूर क्या शुरू कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए और कहाँ से शुरू की जाए। चलिए, शुरुआत मैं बता दूंगा। आप ये बता दीजिए कि किस बारे में बात करना चाहते हैं। मेधा के बारे में। देखो इतना, मैं जानता हूं कि अभी अभी करण मेधा के बारे में जो कुछ भी कह कर गया है, तुम्हें सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा होगा, है ना? हाँ, बुरा तो लगा है। अब आपसे क्या छिपाना? लेकिन क्यों एकनाथ, क्यों? क्या तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया? बात यकीन की नहीं, बात स्वभाव की है। मिस्टर ऋषभ, जज्बात का मजमा लगाना मुझे नापसंद है, और किसी के जज्बात की नुमाइश देखना भी मुझे पसंद नहीं है। मेधा, ये नाम, ये शख्सियत मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और जब भी कोई इस नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करता तो मुझे बुरा लगता है। मैं खून का घूंट पीकर रह गया हूं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है एकनाथ, खून का घूंट पीकर रह जाना, अंदर ही अंदर घुटना। मेरी डिक्शनरी में मैं इसे कमजोरी मानता हूं। तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, ताकि आइंदा करण अपनी जबान पर मेधा का नाम भी लाने से पहले 10 बार सोच लेता। ऋषभ, वो तो मैं तब करता जब मुझे पता होता कि मेधा मुझे सचमुच प्यार करती है, मुझे उसके प्यार पर भरोसा होता। लेकिन मैंने अपने प्यार का जो अंजाम देखा था, उस पर से मेरा एतबार उठ गया। क्या? तुम्हें मुझ पर, मेरा मतलब है मेधा और मेरे रिश्ते पर शक तो तुम हंस क्यों रहे हो एकनाथ? नहीं मिस्टर ऋषभ, दरअसल मुझे लगता है कि आपको भी मुझ पर एतबार नहीं है, इसीलिए ये सफाई दे रहे हैं। एकनाथ, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेधा पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी तरफ से मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में मेरे और मेधा के बीच में एक अच्छी दोस्ती की सिवा और कुछ नहीं है। एक राज की बात बताऊं मिस्टर ऋषभ? बताओ। मुझे मेधा से ज्यादा आप पर भरोसा है। आप लोगों के रिश्ते में आप ज्यादा खरे उतरेंगे, क्योंकि मेधा अभी भी अतीत में जी रही है। मैं कुछ समझा नहीं एकनाथ, क्या कहना चाहते हो तुम? वो आपको भूल नहीं पाई है मिस्टर ऋषभ। आपकी याद अब भी मेरे और मेधा के प्यार के बीच में आती है। खैर छोड़िए, गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं चलता हूं मिस्टर ऋषभ। एकनाथ, हेलो रेनू, कैसी हो तुम? मैं कैसी हूं तुम्हें अब पता चलेगा। अपनी खैर चाहते हो तो लौट कर मत आना। मैं वो तो यहाँ पे। तुम तो हकलाने भी लगे हो। मेरा शेर कैसे म्याऊं म्याऊं कर रहा है। लगता है देविका की सोहबत में अब तुम मर्द नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ किसी काम से आया था। तुम वहां क्यों गए थे? जवाब दो। अपनी जरूरतें तुम मुझसे पूरी करते हो और खेलने कूदने वहां पहुंच जाते हो। रेनू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं एक जरूरी काम से यहाँ पे आया था। सब समझती हूँ। वो देविका तुम्हारे कौन से काम आती हो और तुम उसके किस किस काम आते हो। अरे बाबा, मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगा सब कुछ। मिलने पर तुम मुझे क्या बताओगे? मैं बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, मैं अभी आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। जेब खाली होगी तो दुम हिलाते खुद ही चले आओगे। एक बात याद रखना अरुण, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी ये देविका तुम्हें पका कर खा जाएगी। रेनू, मुझे जैसे मौका मिलता मैं आता हूँ, लेकिन तुम नाराज मत होना, ओके?
दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? ये जहर तुम्हारे दिमाग में ऋषभ ने भरा होगा। नहीं करण, इस बारे में मेरे ऋषभ से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो पिछली बातों का असर होगा। ये भाषा तुम्हारी नहीं है, ऋषभ की है। एक बात कहूं तुमसे, ऋषभ को पाला पोसा है रंजना देवी ने, उसे बोलना सिखाया रंजना देवी ने। आज ऋषभ की बातचीत में जो भी मिठास या कड़वाहट है वो सब रंजना देवी का सिखाया हुआ है। रक्षांधा, इस दुनिया में आए हुए तुम्हें सिर्फ 4 दिन हुए हैं। रिश्तों की जड़ें कहां कहां फैली हैं तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी नहीं आ सकता। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि मुझे इस कंपनी का जो जीएम बनाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है, तुम्हारे काम की तारीफ का जज्बा है इसमें। करण, इस तरह का प्रमोशन किसी ऑफिस में मुमकिन नहीं है। जिस रफ्तार से मल्होत्रा इंडस्ट्री तरक्की कर रही है वो भी मुमकिन नहीं है। अब समझने की कोशिश करो रक्षांधा, तुम। मैं कंप्यूटर डिवीजन की इंचार्ज हूँ और अपनी ड्यूटीज बिल्कुल ठीक तरह से निभा रही हूँ। जाहिर है कि जीएम बनने के बाद मैं जो कुछ करूंगी वो सब तो मैं अभी भी कर रही हूँ। रक्षांधा, अगर कंपनी को तुम्हारी वजह से कोई मुनाफा होता है तो कंपनी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, दैट्स ऑल। लेकिन इतने जल्दी इतना सब कुछ होना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी जरूर कोई और वजह है। हाँ, वजह है। जानना चाहती हो क्या? मान लो कोई और कंपनी तुम्हें बड़ा ऑफर दे दे और तुम इस कंपनी को छोड़ दो तो? करण, अगर मैं तुम्हारे या रंजना देवी की जगह होती तो किसी नए एम्प्लॉय को इस तरह प्रमोट करने की बेवकूफी नहीं करती। तुम तो जिद पकड़ के बैठ गई हो। और तुम इस जिद से रंजना देवी की पैरवी कर रहे हो। तुम भी मुझे ऋषभ के साथ नहीं देखना चाहते। दैट्स ऑल। क्या तू अपनी अलग दुनिया में जाकर बस गया? अब अपनी मम्मी की याद नहीं आती? अपनी मम्मी को याद मत करना सोनू, अच्छा रहेगा। ये यादें तुम्हारी जिंदगी की मासूमियत को मिटा देंगी। आई मिस यू। क्या बात है बेटे? मैंने तुझे हमेशा जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ते हुए देखा है। माँ, जैसे तुमने मुझे हालात से लड़ते देखा है ना, वैसे मैंने सोनू को लड़ते देखा है। लेकिन इस लड़ाई की उम्र कितनी लंबी है माँ। देख, सोनू की लड़ाई तो अब खत्म हो गई है ना। वो बोर्डिंग स्कूल में चला गया है और इतनी सी छोटी सी उम्र में सोनू ने जितना कुछ देख लिया है, अब वो कुछ भी सह सकता है बेटे। सहा तो उसने बहुत कुछ है। रश्मि का ढोंग, रोनी की गालियां, रंजना देवी की चालबाजियां, मेरा गुस्सा, और ये सारे तोहफे एक माँ ने अपने बेटे को दिए हैं। एक ऐसी दुनिया में जन्म दिया कि नहीं बेटे, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है। लेकिन अगर वो मेरी कोख से पैदा ना होता तो इतना बदकिस्मत ना होता। ऐसी बातें दिल में भी नहीं लाते स्वेतलाना। माँ, मैं तो हमेशा की तरह अपनी परेशानियों में कैद हूं। उसके लिए कुछ कर पा रही हूं, लेकिन इतना जरूर करूंगी कि अगर वहां सोनू को जरा भी कुछ हुआ तो रश्मि को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मुझे जो तकलीफें दिए हैं उसके लिए शायद मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन अगर सोनू को जरा सी भी तकलीफ हुई तो रश्मि को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू नया एडमिशन है ना? अरे गुंगू को कब से स्कूल में एडमिशन देने लगे? चल अपनी जबान दिखा, बताओ कैसे? ऐसे।
आप लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? अरे इसके तो मुंह में ज़बान है, क्या नाम है तेरा? हम तंग करने नहीं, हम दोस्ती करने आए हैं। अरे इस स्कूल में तो सबको साथ में रहना है ना। ए, नाम पूछा तो बताना। सोनू, मैं 7B में हूँ। अरे सारे लड़के जब आते हैं तो हमें नमस्ते करके जाते हैं, और तू क्यों नहीं आया? मुझे पता नहीं था कि मिलने आना पड़ता है। पता नहीं था। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्यों भेजा है? ताकि मैं यहाँ मन लगाकर पढ़ाई कर सकूं। और तेरे पापा का नाम क्या है? मिस्टर रॉनी। वो क्या करते हैं? कार डीलर है। और मम्मी का? मिसेस स्वेतलाना। वही स्वेतलाना, मल्होत्रा इंडस्ट्री वाली? हाँ वही, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। कुछ चीटिंग की थी ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की थी। अरे चोरों चक्के के पीछे पुलिस पड़ती है, वरना हमारे पेरेंट्स के पीछे क्यों नहीं पड़ते? बताओ। मैंने कहा ना मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहो। लेकिन तेरे डैडी का नाम तो केशव मल्होत्रा होना चाहिए ना? नहीं, केशव मल्होत्रा मेरे डैडी नहीं है। पर तेरी मम्मी के हस्बैंड का नाम तो केशव मल्होत्रा है। नहीं, वो उनके दूसरे हस्बैंड का नाम है। पर तुझे तो तेरे पापा का नाम केशव मल्होत्रा बताना चाहिए। अरे यार, उनकी तो डेथ हो चुकी है। अरे इसकी मम्मी ने तो बहुत सी शादियाँ की है। मैंने कहा ना मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहो। जब तेरी मम्मी ऐसे काम करेगी तो सब कहेंगे ही ना। आओ चलकर बता दे प्रिंसिपल साहब को कैसे बच्चों को एडमिशन दे रहे थे। अरे और तो और जिनके बाबा चोरों चक्के हैं और वो कई शादियां कर चुके हैं। चलो इसको लेके। बंसल साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम लेट। प्लीज। बंसल साहब की टाई बड़ी अच्छी है। कॉफी लेंगे? 2 कॉफी। फरमाइए, आपने यहाँ क्यों बुलवाया? बंसल साहब, फिलहाल तो यूं समझिए कि आपके एक शुभचिंतक ने आपको ये बुला भेजा है। अब हमारी मुलाकात का नतीजा कितना चिंताजनक होता है ये आपके ऊपर है। अब चिंताओं की परवाह करके अगर एडवोकेट बंसल ने वकालत की होती तो वो कानून के सर पे यूं सवार ना होता। और आपको पता ही है कि कोर्ट कचहरी के अंदर मेरा क्या रुतबा है। बंसल साहब, जो जैसा है वो वैसा कहाँ रहता है। अब जैसे आपका जो रुतबा आज है, कल या तो वो बढ़ेगा या मिट जाएगा। मैं सिर्फ आगे बढ़ना जानता हूँ। तो फिर जाहिर है बंसल साहब कि जब आपके जैसे तेवर के आदमी को पीछे घसीटा जाता होगा तो कितना कष्टदायक होता होगा, ये तो अंदाजा ही होगा आपको। अब मैं इसका अंदाजा क्यों लगाऊं? मुर्गा भी यही समझता है कि जब तक वो बांग नहीं देगा सवेरा होगा ही नहीं। और सिर्फ ये जो गलतफहमी है सिर्फ आपको ही नहीं है, उस कुत्ते को भी हो। कॉफी लेके। क्यों? आप किसी कुत्ते की बात कर रहे थे? हाँ, थैंक्स। तो मैं कह रहा था कि ये जो गलतफहमी है एक कुत्ते को भी होती है जो उस बैलगाड़ी के नीचे चल रहा होता है। उसे भी लगता है कि उस बैलगाड़ी को वही खींचे जा रहा है। अब इस तरह का भरोसा तो मुझे बेवकूफाना मजाक लगता है बंसल साहब। अगर आपने मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया है तो आप कहिए, मैं चला जाता हूँ। बंसल साहब, यहाँ तो सिर्फ मैं और आप हैं। अगर आप अपने कंधे से काला कोट उतरते हुए देखना चाहते हैं या अपनी वकालत छिन जाने की बेइज्जती देखना चाहते हैं तो फिर आप बेशक जाइए। मेरी वकालत कोई हलवा तो है नहीं कि आपने कहा और वो छिन गई। अब ये हलवा कितना तीखा है, आप दोबारा मिसेस निशी मल्होत्रा के घर जाकर उन्हें फिर से धमकाइएगा, फिर से उनके साथ बदतमीजी से पेश आइएगा। सही है, आपने मिसेस निशी मल्होत्रा का केस मुझसे हथिया लिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो चाहें वो कर लें। नहीं, मैंने ये कब कहा कि जो चाहे मैं कर सकता हूँ? मैंने कभी नहीं कहा ये। लेकिन अभी अभी जो मैंने कहा वो मैं बखूबी कर सकता हूँ बंसल साहब। अब तो सुनील साहब, ऐसी धमकियां मैंने बहुत सुनी है, लेकिन सुनने का आपका तजुर्बा फिर से दोहराया नहीं जाएगा बंसल साहब। आप अपने कंधे से काला कोट उतरते हुए जरूर देखेंगे। सुनील साहब, आप बार काउंसिल में क्यों अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं? अब निशी मल्होत्रा ने मुझे अपना लॉयर चुना, उसके लिए जो मैंने मेहनत की, जो भाग दौड़ की, उसकी फीस लेना किस नजरिए से गलत है? फिर अपने क्लाइंट को अपनी लाख रुपए की फीस बताना और फिर ये धमकाना कि अगर वो रुपया नहीं मिला तो आप जाने क्या क्या कर देंगे।
अब अपने हक का पैसा तो मैं लेकर रहूंगा, वो आप देखेंगे। हाँ, और फिर आप भी देखिएगा बंसल साहब कि आप बार काउंसिल के सामने अपना इतने लाख रुपए का फीस का जस्टिफिकेशन कैसे दे पाते हैं। देखिए आप कानून को अपना हक कैसे समझाते हैं, और फिर भी ये देखना ज़रूर ना भूलें कि मैं बार काउंसिल के सामने आपकी जलील हरकतों का ब्यौरा कैसे देता हूँ। अपना नाम भूलकर अगर आपने एडवोकेट सुनील वर्मा का एडवोकेट बंसल के जलील हरकतों के बारे में भाषण अगर सुना आपने, तो आप भी एडवोकेट बंसल से नफरत करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वही करूंगा, और आपको जो करना है वो आप कीजिए। थैंक यू। वेलकम। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा